हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हिंदी का गद्य खंड जो कि 12 चैप्टर होता है और 12 चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम जो भी कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें वीडियो लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा होगा क्योंकि हम पूरा चैप्टर को 12 चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो भी कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि 12 चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर जो थे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलित परिवार, क्या थे, दलित परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। मतलब जाति प्रथा जो ऐसा पेशा है जो दोष पूर्ण पर निर्धारित कर देता है कि वो किस जात का है, उसका पेशा क्या है, इस पर वो निर्धारित कर देता है। अगला है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी रही। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख तरह से ये दोनों कारण हमेशा की तरह बना रह गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो देखिए, अगर दृष्टि से अगर बात करें, भाईचारा की बात करें तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जब पानी मिल जाए तो फिर पता ही नहीं चले कि दूध क्या है पानी क्या है। तो भाईचारा ऐसी होनी चाहिए। मतलब डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से उनकी कहना यह था कि दूध और पानी की जगह भाईचारा होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। किनका, भीमराव अंबेडकर का जन्म। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगली क्वेश्चन ये रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्य कितने प्रेरण व्यक्ति थे। मतलब भीमराव अंबेडकर के चिंतन करने वाले, रचनात्मक के मुख्यता करने वाले कितने प्रेरक व्यक्ति थे। वह 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने थे, 3 थे। अगला है जातिवाद में पोषण द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ये जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति प्रथा किस प्रकार की श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो ये अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं हो सकता है क्योंकि जाति में बांट देना ये तो स्वाभाविक होगा नहीं, ये अस्वाभाविक हो जाएगा। ठीक, अगला है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है बच्चों, तो हो जाएगा पैतृक पेशा। क्या हो जाएगा, पैतृक पेशा। जिसके पिता जिस तरह का काम करते थे, जाति प्रथा वही कहता है कि अगर कोई अगर दूध नापता है तो उसका खानदान भी दूध नापेगा, उसके पिता बेटा भी दूध नापेगा। तो ऐसी प्रथा पहले था, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि किसी के पिता अगर दूध नापते हैं तो उसका बेटा भी दूध नापेगा। किसी के बेटा अगर किसी के पापा अगर चप्पल सीते थे उसका बेटा भी चप्पल सीता। तो ये नहीं है, सब अब चीज़ बदला, हर चीज़ बदला। तो ये कहने का मतलब है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार यही था, पैतृक पेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की प्रथम शीर्षक कितने द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था। तो ललन सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था। किसके द्वारा, ललन सिंह के द्वारा। अगला है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे से किस प्रकार की प्रभावित करती है। तो यह मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशे में एक बांध देती है। जाति प्रथा जो होता है ना, एक पेशे में बांध देता है कि भाई तू इस जाति का है तो तुम यही काम करेगा, तुम दूसरा काम नहीं कर सकता है। पंडित जी है तो भाई पंडित जी पूजा करा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पंडित जी पूजा करा सकते हैं। कोई भी कास्ट का जिसको पंडित जी वाला ज्ञान हो पूजा करा सकता है। लेकिन जाति प्रथा मनुष्य को पेशा में बांध कर रख देता है, जो जिस पेशा में है उसका पूरा पैतृक जो होता है खानदान वही काम करेगा, ऐसा बांध के रख देता था। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न ये रहा। क्या कहता है, आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा आखिरी प्रश्न, कहता है कि विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। अगला है सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त है। तो भाईचारा, सच्चे लोकतंत्र में भाईचारा होगा तभी यह लोकतंत्र के पर्याय कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यानी कि सेकंड चैप्टर देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ से सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का नाम है विष की दात, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आ गया विष की दात, फिर विष के दात से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्या कहता है कि ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ललिन विलोचन शर्मा का जो जन्म था कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अगला है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बदरघाट पटना। तो यहाँ पे भी याद कर लीजिएगा, कहाँ पे हो जाएगा? बदरघाट, बदरघाट ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पटना। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विष की दात के लेखक कौन है? विष की दात के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अब इसको दोहरा लीजिए कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, उनकी कहाँ हुआ था, ठीक है। अगला, विष के दात समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो ये मध्य वर्ग। क्या होता है? मध्य वर्ग की जो समाज की जो मानसिकता होता है उसको यह उजागर करता है, फैलाता है, ठीक है। अगले प्यारे बच्चों देख लेते हैं अगली क्वेश्चन ये रहा कि विष की दात कैसी कहानी है? विष की दात जो कहानी है ये कहानी कैसी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है प्यारे बच्चों? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला है विष के दात कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों का उजागर करती है? तो ये मध्य वर्ग के उजागर करती है। किसको उजागर करती है? मध्य वर्ग को उजागर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नलिन विलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषा भाषी थे? मतलब नलिन विलोचन शर्मा जो थे जन्म से वह कौन सी भाषा बोलते थे? तो वह भोजपुरी भाषा बोलते थे। कैसी थे भोजपुरी? उनकी भाषा जो था जन्मजात, मतलब जन्म से जो बच्चा सीखता है वही जन्मजात भाषा होता है। तो जन्मजात कौन सी भाषा भाषी थे? तो वह भोजपुरी थे। अगला नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताए हैं पटना हुआ था, बदरघाट पटना। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना हुआ था। अगला है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 को हुआ। अगर पूरा पूछ देगा तो 19 फरवरी, क्या हो जाएगा? 19 फरवरी 1916 को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, लेखक ने MA किस विद्यालय से किया था? लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा ने MA किया था कौन सा विद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से किया था। किस विद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। अगला, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 1961। अब देखिए यहाँ से याद कर लीजिएगा, मतलब 1916 में क्या हो गया? उनका जन्म हुआ और 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। बस 6 को इधर इधर कर दिया, ठीक है। तो याद करने का ट्रिक ये रहेगा, 1916 में जन्म और 1961 में मृत्यु हो गया, ठीक। अगला बात कर लेते हैं। अगला यह है कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को, यानी कि जो नया शैली है उसको अपनाते थे। भाई पुराना शैली खत्म हो जाता था, नया आधुनिक नया रीति रिवाज उसको अपनाते थे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि आलोचनाओं क्या है? आलोचनाकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता से हुआ था? तो हुआ था नलिन विलोचन शर्मा से। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कहता है इसको देख लीजिए। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ये था राम अवतार शर्मा। क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा था। अगला, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल और इंड था। क्या था? स्ट्रीमल और इंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है तीसरा टॉपिक का क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से तीसरा चैप्टर आ गया, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा धमाकेदार जितने भी 12 चैप्टर होंगे सभी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो चैप्टर 3 में है भारत से हम क्या सीखे। यहाँ से टॉपिक से मैं क्वेश्चन लिया, क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर ने उपनिवेशोत्तर कट तथा केन के किस भाषा से अनुवाद किया था? तो ये था जर्मन भाषा। कौन सी भाषा था प्यारे बच्चों? जर्मन भाषा था। अगला है, भारत से हमें क्या सीखे कि लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर है, ठीक है। चाहे ऐसे पूछ देगा कि मैक्स मूलर कौन से कविता लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, और नीचे में ऑप्शन रहेगा भारत से हम क्या सीखे, उपनिषद या कुछ ऐसा ऑप्शन में रहेगा। तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्स मूलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि दारिस क्या है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। अगला कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइट की उपाधि देने के लिए। किसके उपाधि देने के लिए? नाइट की उपाधि के लिए रानी विक्टोरिया ने मैक्सवेल को बुलाया था, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, भारत कहाँ बसता है? भारत जो होता है ना हमेशा गांव में बसता है। शहरों में तो भाई खेत खलियान तो होता नहीं है ना, तो भारत हमेशा बसता है। कहाँ पे बसता है प्यारे बच्चों?
गांव में बसता है। और जो गांव में सुकून जो होता है ना, सुकून की बात करते हैं, जो गांव में सुकून होता है वह शहरों में सुकून नहीं होता है। शहरों में सिर्फ आप बड़े बड़े इमारत मिलेंगे, बिल्डिंग मिलेंगे, समोसा चाट के दुकान मिलेंगे, बड़े बड़े चाउमीन पिज्ज़ा मिलेंगे, ये सभी वगैरह वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन गांव में जो सुंदरता होती है, नेचुरल ब्यूटी होता है, पर्यावरण, वो आपको गांव में ही देखने को मिलेंगे। हरियाली, हरे भरे गाय भैंस बकरी और बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, मार्केट वार्केट सभी आपके गांव में देखने के मिलेंगे। इतना शुद्ध आपको शहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। अगला है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने किस पाठ के रचयिता है? तो यह है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। पूरा नाम क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, याद रहेगा मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इतने भी क्वेश्चन हम इतना मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरा टॉपिक के टॉपिक पूरा संपूर्ण पाठ भी करा रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्यारे बच्चों। क्योंकि मेरा देखिए, आप लोग हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं विजिट कर कि हमारे चैनल कितने वीडियो हर टॉपिक हर चीज़ का कवर कराया हूँ, फिर भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो प्यारे बच्चों, हमें ज़रूर हेल्प कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ था। मैक्स मूलर की मृत्यु जो हुआ था प्यारे बच्चों, मृत्यु की बात करें तो मैक्स मूलर का मृत्यु जो हुआ था 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। याद रखना है, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ है। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया गया था? तो नाइट की उपाधि देने के लिए मैक्स मूलर को बुलाया गया था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1823 में तो जन्म हुआ था, जैसे जन्म मान लेते हैं, अब मौ से मृत्यु मान लेते हैं, तो 1800 अभी क्या हुआ था? 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गया था। क्या हुआ था? मृत्यु हुआ। याद रखना है कि 1823 में जन्म और 1900 में मृत्यु हो गया था। ठीक है, मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? मैक्स मूलर के पिताजी का नाम था विल्हेल्म मूलर। क्या था? विल्हेल्म मूलर था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे प्यारे बच्चों। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है कि मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना है? तो मेरा भारत देश। देखिए, भारत ऐसा देश ना कोई देश है ही नहीं। भारत सुंदरता का देश कह सकते हैं, सुंदरता है। भारत संस्कृति सभ्यता का देश है, हर चीज़ है। तो हर चीज़ से परिपूर्ण हमारा भारत देश है, हमें अपने देश पर गर्व करनी चाहिए। ठीक, कौन कौन प्यारे बच्चों गर्व करता है अपने देश पर? कमेंट करो। ठीक, अगला है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल के परिपूर्ण होकर कविता लिखने लगे थे? तो वो लैटिन भाषा से परिपूर्ण हो गए थे। अब कोई बच्चा जिस भाषा को बच्चा सही से जान पाता है, सीख पाता है, उस भाषा में बहुत कुछ अपने से करने शुरू कर देता है। अगला है कि मैक्स मूलर ने संस्कृति भाषा का अध्ययन कौन सी विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? तो ये था लेप्जिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या था? लेप्जिंग विश्वविद्यालय था। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट और यहाँ से आखिरी क्वेश्चन हम लिए हैं। आखिरी क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि मैक्स मूलर ने हितोस प्रेस का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? तो ये जर्मनी भाषा में करवाया था। कौन सी भाषा में प्यारे बच्चों? जर्मनी भाषा में। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि कठ और केन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो ये था भी जर्मनी भाषा में किया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं मैक्स मूलर भाषा से क्या समझ, इस टॉपिक से क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 4 का। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 में दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन कराएंगे हम। जितने भी वीडियो में क्वेश्चन आपको सब मिलेंगे ना, सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चैप्टर 4 से क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट, क्या कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो देखिए, निबंध की बात करें ना, तो ये ललित निबंध है। कैसे निबंध है प्यारे बच्चों? ललित निबंध है। तब से पूछ देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? तो ये ललित निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललित निबंध हो जाएगा। डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिवेदी जी, क्या है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था प्यारे बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून उसके जीवन प्रतीक है। तो ये पांचवी वृत्ति के प्रतीक है। किसकी? पांचवी वृत्ति के प्रतीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 1907 में। अब से पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहानी के लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस कहानी के लेखक कौन है, कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रहेगा। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में। ठीक है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके रचयिता है, याद रहेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, सॉरी, हुआ था। अगला बात कर लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो मृत्यु की अगर बात करें तो 1979 में हुआ था। कब हुआ था, 1979। अगला बात करते हैं, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे, तो असुरों के पास लोहे के शस्त्र नहीं थे, लोहे के औजार नहीं थे। ठीक है, तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है, नख मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ते थे। मतलब नखधर मनुष्य जो था एटम बम पर, क्या था, एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ते थे। अगला है कि अल्प का पिता किस जीव होता था। अल्प के पिता कैसा जीव होता था, तो ये दयनीय जीव होता था। कैसा होता था प्यारे बच्चों जीव, ये दयनीय जीव होता था, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और लाख और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आखिरी क्वेश्चन, क्या कहता है, आखिरी क्वेश्चन ये रहा कि दही चीनी की हड्डी से क्या बनता था, क्या बनी थी, सॉरी, क्या था, दगीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र की वर्ज बना था। क्या बना था प्यारे बच्चों, इंद्र की वर्ज बना था। तो चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया चैप्टर 4 से। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 से देखते हैं। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर आ गया नागरी लिपि। क्या क्या प्यारे बच्चों, नागरी लिपि। अब यहाँ से भी क्वेश्चन लेंगे, सभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है कि नागरी लिपि का निबंधकार है। निबंधकार का मतलब पूछ दे लेखक कौन है, तो वही हो जाएगा गुणाकर मूले। क्या है, गुणाकर मूले। आपसे पूछ देगा कि नागरी लिपि का निबंधकार, या यहाँ पे पूछ देगा कहानीकार पूछ दे, क्या पूछ दे, कहानीकार पूछ दे या लेखक पूछ दे, तो आपको क्या बताना है, गुणाकर मूले, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नागरी लिपि गुणाकर मूले के किस पुस्तक से लिया गया है, तो पुस्तक का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी। क्या है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। याद रहेगा कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र। देखिए, अभी इससे पहले आया है जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए 1900 प्यारे बच्चों 1835 में हुआ था, सॉरी, हाँ, 1935 में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था 1935 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में, याद रखना है, महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म 1935 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। अगला है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगा था, तो 18वीं सदी से, 8वीं सदी से मिलने लगा था। अगला प्यारे बच्चों क्या है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत जो होता है ना, जैसे कि साउथ की तरफ चल जाइएगा, आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरफ, तो वहाँ से आप लोग नागरी लिपि का जो लेख होता है वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नागरी लिपि के मुद्रण के टाइप बने थे, किस टाइप, तो 2 दशक पहले, बना था, 2 दशक पहले बना था। ठीक है। अगला प्यारे बच्चों यह है कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। और इंग्लिश को कौन सी भाषा में लिखा जाता है, तो इंग्लिश को रोमन में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद गुरुमुखी लिखा जाता है, कौन सी भाषा को, गुरुमुखी को। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ से कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था कौन से राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुआ था, तो ग्रामीण परिवेश, यानी कि गांव समाज में रहकर ही उन्होंने पढ़ाई शुरू किया था। अगला है गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। गुणाकर मूले की जो शिक्षा थी उसकी भाषा क्या था, तो उसकी भाषा जो था मराठी था। क्या था प्यारे बच्चों, मराठी था। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था, 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था। याद रहेगा 2009 गुणाकर मूले का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 2009 में हो गया था। ठीक है।
अगला है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो ये लिखा गया पुस्तक जो है ये गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया। अगला है कि मूले जी ने मिडिल स्तर तक के किस भाषा को पढ़ाया था, तो मराठी भाषा को पढ़ाया था। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। क्या कहता है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, गुणाकर मूले की है। क्या है, गुणाकर मूले की। अगला है नागरी लिपि किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है। गुणाकर मूले क्या है, एक निबंध है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं। अब चैप्टर 6 देखते हैं। तो चलिए यहाँ से चैप्टर 6 में प्यारे बच्चों क्या कहता है कि बहादुर। क्या है, चैप्टर 6 चैप्टर का नाम है बहादुर, और यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्या कहता है कि अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर कब किया था। मतलब अमरकांत, बहादुर के लेखक कौन हुए, अमरकांत। तो अमरकांत जो है बलिया से इंटर किए थे, लेकिन कब किए थे, तो 1946 में किए थे। कब किए थे प्यारे बच्चों, 1946 में किए थे। अगला एक अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, मतलब उस पुरस्कार मिला गया था, तो वह था डिप्टी कलेक्टरी। क्या था, डिप्टी कलेक्टरी, जो उनको पुरस्कृत किया गया था कहानी से। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया था, तो ये 11 रुपया। बेचारा का बहुत हाल खराब था, बेचारा घर से बाहर चल गया था भागकर, और लेखक के यहाँ नौकरी करने लगा था। लेखक के रिश्तेदार ने जब आए तो बहादुर के ऊपर 11 रुपया का इल्ज़ाम लगाते हैं चोरी का, लेकिन ये बहुत गलत होता है। फिर बहादुर वहाँ से भाग जाता है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, देखिए भागे के नाम लिए तो भी क्वेश्चन आ गया कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, उन्हें गाली गलौज दिया जाता था, उसे मार पीट किया जाता था, इसीलिए वो बेचारा रात को ही भाग जाता है। अगला है बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन है, तो यह अमरकांत है। कौन है, बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन है, अमरकांत है। अगला है बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो माँ की मार के कारण। बहादुर अपने घर से भागा माँ की मार के कारण। क्यों भागता था, क्योंकि एक दिन वो भैंस को पीटता था। भैंस जब वो आया ना तो माँ को लगा कि भैंस को ये मारा है, तो बस कहा कि बहादुर आओ तुम्हारा हम इलाज करेंगे। बस वो आता है रात के समय, चुपके आता ही नहीं है, रात के समय आता है, चुपके वो निकल कर भाग जाता है। तो बहादुर माँ की मार के कारण वो भाग गया था, और लेखक के घर से भागा था क्योंकि चोरी का इल्जाम लगा था। याद रहेगा। अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में, जुलाई 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म किस स्थान पे हुआ था, किस गांव में हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश। अगला है कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है, उपन्यास है। क्या है प्यारे बच्चों, उपन्यास है। अगला है बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। क्या था, दिल बहादुर था। बेचारा का दिल बहुत बड़ा था। अगला है बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर चला गया, तो ये माँ के मार के कारण। माँ जब मारने के लिए डराती है तो वह लेखक के घर नौकरी करने चला जाता है। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था, तो 1946 में किया था। अमरकांत ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब किया था, 1946 में। अमरकांत ने बीए कब किया था, तो 1947 में किया था। अच्छा, उस समय एक ही साल का शायद था, क्योंकि एक साल में इंटर और फिर एक साल में बीए, तो उन्होंने किया था। अभी तो भाई 4 साल कर दिया। ठीक है, अगला यहाँ से आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश पक्षी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। चलिए, भिन्न मिलन की रचनाकार है, तो ये अमरकांत है। कौन है, मिलन की रचनाकार है अमरकांत। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आधा टॉपिक यानी कि आधा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब बच गया 6 चैप्टर और, जो कि आपको हम करा ही देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम चैप्टर 7 करा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 7 है कि परंपरा का मूल्यांकन। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो लंबा आ जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में पूरा आपका कवर हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अलग अलग देखने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में आपका हर चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चैप्टर 7 क्या कहता है, परंपरा का मूल्यांकन। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। पहला क्वेश्चन आ गया कि रामविलास शर्मा कौन से राज्य में पढ़ने गए थे। तो रामविलास शर्मा जो थे, ये लखनऊ, जो एक राज्य तो नहीं है, यूपी राज्य है, और यूपी राज्य में एक लखनऊ पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे यानी कि राजधानी है, वहाँ पे वो पढ़ने के लिए गए थे। अगला है कि रामविलास शर्मा किस महाविद्यालय में पढ़ने गए थे। पढ़ने तो गए थे, लेकिन कौन सा विद्यालय में पढ़ने गए थे प्यारे बच्चों, तो पढ़ने गए थे विश्वविद्यालय लखनऊ। उनका विद्यालय का नाम ही था विश्वविद्यालय लखनऊ।
अगला है कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, रामविलास शर्मा का निधन हुआ था दिल्ली में, याद रहेगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब निधन हुआ था दिल्ली, यानी कि मृत्यु, निधन मतलब मृत्यु। अगला है कि रामविलास शर्मा का जन्म मृत्यु जो थी वह कहाँ हुआ था, निर्धिक किस ईस्वी में हुआ था, तो 30 मई 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 2000 को रामविलास शर्मा का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा था, तो ये था वांछनीय और वांछित दोनों था। क्या था, विचित्र और वंचित्र दोनों था, ठीक है। अगली क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि साहित्य की परंपरा, क्या है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवहार में संभव है, तो ये समाजवादी व्यवस्था में संभव हो सकता है। क्या हो सकता है, समाजवादी व्यवस्था में ही साहित्य परंपरा का जो ज्ञान होता है वह व्यवस्था में संभव हो सकता है। अगला है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो यह है रामविलास शर्मा। कौन सा हो जाएगा, रामविलास शर्मा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, अगर मृत्यु की बात करें तो 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, तो ये अंग्रेजी के जो क्षेत्र होता है उसमें इन्होंने अध्यापन शुरू किया था। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने, तो ये थे MA हिंदी संस्थान, वह निर्देशक बने, यानी कौन सब्जेक्ट का, तो हिंदी का वो प्रोफेसर बने थे, ठीक है। चलिए यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, क्या कहता है कि निराला की साहित्य साधना का रचनाकार है, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है रामविलास शर्मा। क्या है, रामविलास शर्मा। और लास्ट क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, तो एक निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों, निबंध है। तो चलिए यहाँ से 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम 8 चैप्टर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर आ गया 8 और चैप्टर का नाम है जित जित में निरखत हूँ। और यहाँ से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। जित जित में निरखत हूँ साहित्य में कौन सी विधा है, तो ये विद्या की बात कर रहा है। क्या ये नाटककार है, क्या ये कहानी है, क्या निबंध है, तो अगर बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा, ये साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथन और कौन एक दूसरे का पर्यायवाची है। क्या है, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची से, तो ये रामविलास शर्मा है। क्या है, रामविलास शर्मा एक दूसरे के पर्यायवाची जो है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये अगली क्वेश्चन क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज, क्या है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। इनके दादा परदादा जो हैं 5 पीढ़ियाँ खत्म हो गई और उन्होंने शहनाई बजाया और काशी में मंदिरों पर जाकर इन्होंने खूब नृत्य किया, गाना गाया और भगवान में श्रद्धा थे इनका, ठीक है। लेकिन आजकल के मुसलमान को तो श्रद्धा नहीं है, विरोध है। ये महाराज थे, अच्छा सॉरी, ये पंडित बिरजू महाराज थे। हम बिस्मिल्लाह खान की बात कर रहे थे, सॉरी। बिस्मिल्लाह खान जो थे वह भी मुस्लिम घराने से थे, लेकिन हिंदू की जो भी देवी देवता पूजा पाठ में उनका बहुत श्रद्धा था और हिंदू के प्रति कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। अगला है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी। जब बिरजू महाराज को एक पुरस्कार मिला तो वो कितने साल के थे, वो 27 साल के थे। कितने साल के थे प्यारे बच्चों, 27 साल के थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, वो लखनऊ घराने। बिरजू महाराज का जो जन्म था कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जित जित में निरखत हूँ। क्या है कि जित जित में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, जित जित में निरखत हूँ पाठ का संबंध है बिरजू महाराज से। क्या है, बिरजू महाराज से। अगला है कि जित जित में निरखत हूँ किसकी रचना है, तो यहाँ पे जित जित में निरखत हूँ ये रचना जो है बिरजू महाराज का है। किसका है, बिरजू महाराज का। ये अमरकांत नहीं, अमरकांत गलत हो जाएगा, ठीक है, बिरजू महाराज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है, तो ये 7वीं पीढ़ी के वंशज है। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है, तो लखनऊ घराने के वंशज है। चलिए यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल किया था, तो कथक। कथक क्या होता है,
कथक एक डांस होता है, नाच होता है, उसमें यह महारत हासिल किए थे। कौन? बिरजू महाराज। तो चलिए यहाँ से चैप्टर 8 का जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ से करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर 9 को देखते हैं, ठीक है। तो 9 को सॉल्व करते हैं, 9 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से चैप्टर 9 आ गया। चैप्टर 9 जिसका नाम है अविन्यो। क्या है? अविन्यो। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो भर भर के क्वेश्चन तब आएंगे, तब आपको क्वेश्चन याद होंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाइएगा, फिर आप बढ़िया से बना पाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा। चलिए, कहता है कि अविन्यो क्या है? कि अविन्यो, अब ये चैप्टर 9 है। ला शत्रुजा धार्मिक उपयोग कब और किसने किया था? ला शत्रुजा, क्या है? ला शत्रुज धार्मिक उपयोग कब और किसने किया था? तो ये किया था 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। किसने किया था? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये अविन्यो जो है ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ ये स्थित है प्यारे बच्चों? फ्रांस में स्थित है। अगला है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1404 को, 1441 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1441 को हुआ था, ठीक है। यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अविन्यो पाठ के लेखक, क्या अविन्यो पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ये अशोक वाजपेयी है। कौन है? अविन्यो के जो पाठ के जो लेखक हैं, उन लेखक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। अगला है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ हुआ था। याद रहेगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ हुआ था, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी का लगभग कितनी मौलिक और सांप्रदायिक कृतियां प्रकाशित हुई है? तो अगर प्रकाशित की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे 3 दर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 दर्जन। तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 गुने 12 यानी कि 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 कृतियां जो है वो प्रकाशित हुआ था। अगला, अविन्य कहाँ का एक मध्य युग ईसाई मठ था? मध्य जो था अविन्यो कहाँ का एक मध्य युग ईसाई मठ था। तो ईसाई अगर मठ की अगर प्यारे बच्चों बात करेंगे तो ये था दक्षिण फ्रांस का। कहाँ का था? दक्षिण फ्रांस का था, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं कि अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम क्या था? तो निर्मला देवी। क्या था प्यारे बच्चों? उनकी माता जी का नाम क्या था? निर्मला देवी। क्या था प्यारे बच्चों? उनकी माता जी का नाम था निर्मला देवी। याद रहेगा किसका? अशोक वाजपेयी जी का माता जी का नाम था निर्मला देवी था। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि अविन्यो में 19 दिनों प्रवास के दौरान लेखक ने कितने वाद की रचना किया था? तो प्यारे बच्चों वाद की अगर बात करें तो 27 वाद की रचना किया था। अगला है कि द मादा मोले जल्द अविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की है। किसको है? पिकासो की है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। क्या हो जाए प्यारे बच्चों? परमानंद वाजपेयी। अगला है कि विलिन्यो व अविन्यो के अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? अविन्यो एक नया गाँव है। क्या है? अविन्यो एक नया गाँव है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक पतंग अनंत में कितनी रचना है? एक पतंग अनंत में ये जो रचना है, ये रचना किसकी है? तो ये रचना अशोक वाजपेयी की रचना है। किसके प्यारे बच्चों? अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्यारे बच्चों अगर संपादन की बात करें तो अशोक वाजपेयी ने ये संवेद पत्रिका का स्थापना किया था, ठीक है, संपादन किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 9 चैप्टर। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर 10, और उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से चैप्टर 10 आ गया। चैप्टर 10 का नाम है मछली। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब चीज़ पढ़ना है, अगर इसके बारे में बढ़िया से जानना है, तो अगर आप कहानी पढ़ लेते हैं ना, एक बार बुक पढ़ लेते हैं कहानी, अगर आप कहानी पढ़ लेते हैं तो प्यारे बच्चों कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको गर्दा पर्दा फाड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम भी पर्दा फाड़ेंगे, आप भी थोड़ा सा पर्दा फाड़ दीजिए घींच घाच के। इसका मतलब होता है कि आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या कहता है पर्दा में कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? अब झोले में मछलियाँ आता है, लेकिन खरीद के बाजार से कितनी मछलियाँ झोला में रहता है? तो झोले में 3 मछलियाँ रहता है, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है बउआ, ठीक है। अगला है कि संतू के घर में से 3 मछली दूर कौन सी नदी थी? सॉरी, संतू की घर से 3 मील दूर पर कौन सी नदी थी? तो मोहरा नदी था। कौन सा नदी था? मोहरा नदी। याद कर लीजिएगा, मोहरा एक फिल्म भी है, ठीक है, मोहरा। तो यहाँ पे मोहारा है, ठीक है। एक मोहारा नदी है जो 3 मील दूरी पर स्थित है संतू का घर, और बाढ़ आता है, पानी घुस जाता है।
अगला बात कर लेते हैं कि संतु क्यों उदास थी। मछली के काटने से संतु को डर था कि मछली को न काटा जाए, न मारा जाए, इससे वह उदास थी। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था, तो मकान के नीचे। संतु जो था ना, बारिश हो रहा था, मछली खरीद कर आ रहा था, तो बारिश के समय ना भीगने से बचने के लिए वो मकान के नीचे जो होता है ना छज्जी, उसके नीचे वह खड़ा था। अगला है पिताजी किससे नाराज थे, तो ये थे पिताजी भग्गू से नाराज थे। किससे नाराज थे प्यारे बच्चों, पिताजी भग्गू से नाराज थे। अब भग्गू से क्यों नाराज थे, और उसकी बेटी थी, और भाई पिताजी उसको मारते हैं, डांटते हैं, क्योंकि मछली नहीं बनाना चाहती है, वो सोई रहती है। ठीक है। अगला है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो प्यारे बच्चों चित्रण की अगर बात करें ना, तो ये चित्रण है निम्न वर्गीय परिवार का। किसका है प्यारे बच्चों, निम्न वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये है कि मछली पाठ लेखक के कौन है। मछली पाठ के जो लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो यह है विनोद कुमार शुक्ल। क्या है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया कहानी मछली है। मछली नहीं खाना चाहिए, मछली खाने से बीमारी होता है, याद रहेगा। तो मछली पाठ के लेखक कौन सा है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। अगला प्यारे बच्चों देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्तित है। तो अगर जीवन की बात करें तो ये मध्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मध्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। मतलब विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, लेकिन कब मिला था, 1990 में मिला हुआ था। क्या मिला था बच्चों, 1990 में उसे साहित्य पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था, तो ड्रम के पीछे रखा था। कहाँ रखा था प्यारे बच्चों, ड्रम के पीछे। तो मछली का काटने वाला जो पाटा जो था वो रखा था ड्रम के पीछे। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहते हैं मछली कहाँ रखी हुई थी, तो ये मछली जो रखी हुई थी नहान घर में, यानी जो नहाने वाला जो घर होता है उस घर में मछली को रखा गया था। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है, तो ये है एक उपन्यास है। क्या है प्यारे बच्चों, एक उपन्यास है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की। याद रहेगा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए फ्रेंड यहाँ से 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, बस 2 चैप्टर और बच गया है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम चैप्टर 9 क्वेश्चन करा रहे हैं, चैप्टर 9 का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के। ठीक। तो 11 चैप्टर में क्या कहता है, 11 चैप्टर का नाम है नौबत खाब खाने में इबादत। क्या है, नौबत खाने में इबादत। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि यतीन्द्र मिश्रा रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। यतीन्द्र मिश्रा जो थे रचनाकार के रूप में मूलतः वो क्या थे, तो वह एक क्या थे, कवि थे। क्या थे प्यारे बच्चों, एक कवि थे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यतीन्द्र मिश्रा ने अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यतीन्द्र मिश्रा के अब तक कितना काव्य जो है प्रकाशित हो चुका है, काव्य वह 3 है। क्या है प्यारे बच्चों, 3 प्रकाशित हो चुका है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यतीन्द्र मिश्रा ने गायिका गिरिजा देवी, क्या है, गायिका गिरिजा देवी के जीवन संगीत का साधना पर एक सी पुस्तक लिखी, वो पुस्तक का नाम है गिरिजा। क्या है, गिरिजा नाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये रहा कि यतीन्द्र मिश्र, क्या है, यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालक कब से कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 1999 से कर रहे थे। यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं, 1999 से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है कि नौबत खान में इबादत साहित्य कौन सी विधा है, तो ये व्यक्ति चरित्र है। क्या है, व्यक्ति की चरित्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, मुहर्रम जुड़ा हुआ है। क्या है प्यारे बच्चों, मुहर्रम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक कौन है। नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, अगर लेखक की बात करें तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था, डुमराव, याद रहेगा।
अगला है कि यतीन मिश्रा का जन्म कब हुआ था, तो यह था 1977। यतीन मिश्रा का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो यतीन मिश्रा का जो जन्म हुआ था ये 1977 में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि यतीन मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि यतीन मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा का साहित्य में एमए किया था, कौन सा, तो ये लखनऊ से एमए किए थे। किससे किए थे, लखनऊ से एमए किए थे। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, क्या पूछता है कि बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे, किस चीज़ का प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध था उनका, तो ये शहनाई वादक, शहनाई बजाने में माहिर थे, इसलिए शहनाई में वो क्या थे, प्रसिद्ध थे, फेमस थे। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि नौबत खान मेवात किस भाषा के रचयिता है, तो ये भाषा है व्यक्ति चित्र है। और बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है, ये है पंचम घाट। प्यारे बच्चों तो यहाँ से भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति, और इसके लेखक है महात्मा गांधी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, और यहाँ से आपका सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। और लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर आ गया, तो यहाँ से दबाकर लाइक शेयर और बताइए कि कितना सही हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, तो भाई सभी जानता है महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में है। महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति की रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी, याद रहेगा। अगला है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई, क्या था, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। अगला है कि आध्यात्मिक शिक्षा से, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, गांधी जी का अभिप्राय क्या है, तो गांधी जी हृदय की शिक्षा मानते थे। किसे मानते थे, गांधी जी पढ़ाई लिखाई को हृदय और सच्ची श्रद्धा की शिक्षा को ही अच्छी शिक्षा मानते थे। अगला है गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, मतलब दक्षिण भारत में जब गांधी जी गए तो दक्षिण अफ्रीका में उनका जो प्रवास था कौन साल से कौन साल, तो 1893 से 1914 तक। अगला प्यारे बच्चों ये रहा कि महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा परमो धर्म। सबसे अच्छा किससे मानते थे, तो सबसे अच्छा चरित्र निर्माण को मानते थे गांधी जी। अभी इस टॉपिक पर इस पर क्या बोले कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम शिक्षा मानते थे किसको, अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, शिक्षा और संस्कृति क्या है, कि शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो ये पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है, पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गई थी, तो 30 जनवरी 1948। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। अगला है कि गांधी का जन्मदिन किस देवता के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में। किसके रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है गांधी जी की माता का नाम क्या था, तो गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। किसका नाम था, गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। अगला है कि गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे, तो अहिंसा प्रतिरोध या चरित्र निर्माण, अगर ऑप्शन में होगा तो चरित्र निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, क्या कहता है कि जब भारत को स्वराज मिल जाए, भारत को जब स्वराज मिल जाए तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा, तो चरित्र निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चरित्र निर्माण। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से गद्यखंड, संपूर्ण गद्यखंड यहाँ से समाप्त होता है। पूरा एकदम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराया। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।